हेलो डियर फ्रेंड, तो आज मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच में सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो साथियों, ये जो 4 क्वेश्चन है काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है और साथियों इसमें से आपको आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये चारों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन लिया गया है जो आपको दोस्तों 10 से 15 नंबर में जो पूछा जाता है ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है, यानी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो साथियों आप लोग समझिएगा, देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने साथियों के बीच में। दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है सुबह के सुबह आता है, ये सीधा सीधा दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में टपकेगा क्वेश्चन 10 से 15 नंबर में हर एक सब्जेक्ट में। तो दोस्तों बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होगा हम शॉर्ट नोट्स लाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी प्रकार से दोस्तों शॉर्ट नोट्स भी करेंगे ताकि आपको यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर हो जाए और एग्जाम में सीधा सीधा आए तो आप लिख कर आ जाए। तो साथियों चलिए करते हैं शुरू। फ्रेंड, जो ये सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको पीडीएफ चाहिए वो दोस्तों इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, उनको मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो साथियों आप लोग चाहिए पीडीएफ तो कमेंट कीजिएगा, संपर्क कीजिए इंस्टाग्राम पे। चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, आपको मैं बता दूं ये जो सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है, ये है दोस्तों पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। तो उसका एक क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन अगर दोस्तों पूछ देगा कि निमोनिया क्या है, निमोनिया होने का कारण लिखिए, निमोनिया का लक्षण लिखिए, निमोनिया का डायग्नोसिस मतलब निदान लिखिए, इसका जटिलता क्या है वो लिखिए, उपचार लिखिए, नर्सिंग संबंध लिखिए। तो दोस्तों इतना सारा पूछा जाता है। और साथियों मैं बता दूँ सीधा सीधा सेकेंड ईयर में चाहे साथियों आपका साइकेट्री का सब्जेक्ट हो मतलब मेंटल का हो, या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का हो, या दोस्तों मेडिकल सर्जिकल 1 और 2 का हो, दोनों में दोस्तों आपको जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें दोस्तों कारण, उपचार, नर्सिंग प्रबंध, जटिलता, निदान, लक्षण, ये सारे के सारे दोस्तों उस क्वेश्चन के साथ में जुड़ा हुआ होगा ही। तो आपको सारे क्वेश्चन में दोस्तों उसका कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार और नर्सिंग प्रबंध ये सारे चीज़ को देखते हुए चलना है जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। साथियों जो निमोनिया होता है उसका हमको यहाँ पे कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार कैसे किया जाएगा, उसमें दोस्तों नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा तो देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साथियों जो निमोनिया होता है देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है कि दोस्तों जो निमोनिया होता है आपका फेफड़ों की बाहरी परत, दोस्तों फेफड़े की जो बाहरी परत है कौन सा है, पैरेन्काइमा। दोस्तों जो पैरेन्काइमा है फेफड़े का बाहरी परत, उसमें दोस्तों संक्रमण एवं प्रदाह मतलब इन्फेक्शन एंड दोस्तों इन्फ्लामेशन का होना निमोनिया कहलाता है। मतलब दोस्तों निमोनिया का मतलब क्या होता है, निमोनिया है क्या, तो जो फेफड़ा है जो लंग्स है दोस्तों उसका जो दोस्तों एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल जो परत है मतलब बाहरी जो परत है जिसको हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं, उसमें दोस्तों संक्रमण या प्रदाह का होना ही क्या कहलाता है, निमोनिया कहलाता है। तो समझ गए कि फेफड़ा के बाहरी परत में प्रदाह या इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जिसको हम लोग संक्रमण और प्रदाह कहते हैं उसका होना ही निमोनिया कहलाता है। तो ये निमोनिया समझ गए। अब दोस्तों निमोनिया का सबसे पहले कोई भी बीमारी होता है तो उसका कारण खोजा जाता है कि ये किस कारण से हुआ। तो सबसे पहले आप उस बीमारी को दोस्तों, जैसे निमोनिया हो गया तो निमोनिया का हमको यहाँ पे कारण ढूंढना है। तो कारण कैसे होगा, कारण क्या क्या होगा निमोनिया का, तो दोस्तों बैक्टीरिया, जो निमोनिया का कारण होगा वो होगा दोस्तों बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया में दोस्तों कौन कौन से होता है जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं, तो बैक्टीरिया में कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिप्लोकोकस, मतलब जो दोस्तों जो डाइप्लोकोकस निमोनिया है वो जो एक बैक्टीरिया है उसके कारण होगा, या दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दोस्तों इसमें 2 प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है, डाइप्लोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो दोस्तों हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन सा है और डाइप्लोकोकस निमोनिया कौन सा है। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, ये दोनों बैक्टीरिया है जो जिसके कारण क्या होता है, निमोनिया होता है। कौन सा है, डाइप्लोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो समझ गए ये दोनों बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद जो दोस्तों वायरस के कारण निमोनिया होता है, यहाँ पे देखिए कौन सा वायरस है, तो दोस्तों साइटोमेगलो वायरस है, एडिनो वायरस है, दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस है और पैरामेक्सिको वायरस है। तो दोस्तों ये वायरस है जिसके कारण होता है, कौन कौन वायरस है, साइटोमेगलो वायरस है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है और पैरामेक्सिको वायरस है। तो दोस्तों इसमें सबसे ईजी कौन है, पैरामेक्सिको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस। तो इसको तीनों को याद रखेंगे, एडिनो, इन्फ्लुएंजा और पैरामेक्सिको। एक है दोस्तों जो कि थोड़ा अजीब है, साइटोमेगलो, इसको भी याद रखिएगा, जो कि वायरस के कारण निमोनिया होगा। तो इन सभी वायरस के कारण, और बैक्टीरिया के कारण होगा तो ये दोनों बैक्टीरिया के कारण। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर फंगस के कारण, कवक के कारण अगर निमोनिया होता है तो दोस्तों उसमें होता है कैंडिडा, कैंडिडा प्रजाति के दोस्तों एक होता है एस्पेरगिलस और एक होता है दोस्तों हिस्टेप्लेमोसिस, एक होता है हिस्टेप्लेमोसिस और एक होता है दोस्तों एस्पेरगिलस। तो आप लोग ये दोनों कैंडिडा प्रजाति के जो दोस्तों फंगस है इसको याद रखिएगा जिसके कारण क्या होता है, निमोनिया होगा। तो आपसे अगर पूछ देगा कि बैक्टीरिया में किस बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस और डाइप्लोकोकस, ये दोनों के कारण। वायरस में पूछेगा तो साइटोमेगलो वायरस और एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरामेक्सिको वायरस।
ये हो गया। कवक में पूछेगा तो कैंडिडा प्रजाति के एस्पेरगिलस और हिस्टेप्लेमोसिस, ये 2 फंगस के कारण होगा। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हो गया बैक्टीरिया, वायरस और कवक के कारण अगर इन्फेक्शन होगा तो इन सब के कारण होगा। अगर आपसे पूछेगा नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है तो दोस्तों गंभीर संक्रमण, दोस्तों सेवर इन्फेक्शन मतलब कुछ और गंभीर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है जो फेफड़ा में हो सकता है। ऊपरी श्वसन मार्ग के संक्रमण, दोस्तों जो ऊपरी श्वसन मार्ग है मतलब अपर रिस्पायरेटरी, दोस्तों जो टर्म है, जो मार्ग है हमारा, उसमें संक्रमण के कारण, या तीव्र ग्राहिता, दोस्तों हाइपर सेंसिटिव के कारण भी क्या होगा, आपका न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये सारे लक्षण है जो कि देख लिए। कौन कौन नॉर्मल पूछा जाए दोस्तों तो बैक्टीरिया, वायरस, कवक, गंभीर संक्रमण, ऊपरी श्वसन मार्ग में संक्रमण और तीव्र ग्राहिता, इतना भी आप लिख देंगे तो आपका चलेगा। लेकिन अगर ये सारे चीज़ लिख देते हैं, नाम भी लिख देते हैं वायरस, फंगस और बैक्टीरिया का, तो अति सुंदर। तो ये चीज़ें हो गया, कारण जान लिए। अब दोस्तों अगर हम कारण जान लेते हैं किसी भी बीमारी का तो वो किस प्रकार से अपना लक्षण बीमारी दिखाता है, तो लक्षण देखते हैं। कारण हम जान लिए कि किस कारण से ये बीमारी होगा, तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लक्षण, कि ये कैसा लक्षण दिखाता है बीमारी, तो हम लोग लक्षण लिखेंगे। लक्षण में क्या होता है दोस्तों निमोनिया में, तो दोस्तों सबसे पहले होगा क्या चीज़, खांसी होगा, बुखार होगा, भूख नहीं लगेगा, गले में खराश और दर्द होगा, बलगम अधिक आएगा, सांस लेने में परेशानी होगा जिसको हम लोग डिस्पनिया कहते हैं, मांसपेशी में दोस्तों दर्द होगा, कमजोरी, थकान होगा और प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा। तो ये सारे दोस्तों है जो कि लक्षण दिखाई देगा निमोनिया में। निमोनिया में क्या क्या हो सकता है, खांसी होगा, बुखार होगा, भूख नहीं लगेगा दोस्तों, गले में खराश और दर्द भी हो सकता है, बलगम अधिक आएगा, सांस लेने में परेशानी होगा, मांसपेशी में आपको दर्द होगा साथियों, कमजोरी और थकान हो सकता है और प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा। तो ये चीज़ें देख लिए जो कि दोस्तों यहाँ पे लक्षण होगा। क्या क्या लक्षण है, खांसी, बुखार, भूख नहीं लगना, दम फूलना, सांस में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, बलगम अधिक आना, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, कमजोरी होगा, मांसपेशी में दर्द होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि लक्षण दिखाई देगा निमोनिया में। अब निमोनिया लक्षण देख लिए साथियों, तब हम इसका निदान देखेंगे। जब दोस्तों हम इसका लक्षण देख लेंगे तो अब हम दोस्तों इसको जो है दोस्तों लक्षण, कोई भी बीमारी का अगर पता चल जाता है, लक्षण दिख जाता है कि इसको ये फलना बीमारी हो सकता है, तो अब हम दोस्तों कहाँ चलते हैं, निदान की तरफ। तो निदान में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको टेस्ट करवाते हैं। जिस भी तरीका से उसका डायग्नोसिस होगा उसको दोस्तों चेस्ट जो है उसका डायग्नोसिस किया जाता है, पहले निदान किया जाता है। तो डायग्नोसिस में क्या होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा दोस्तों। चेस्ट और फेफड़ा में कुछ भी होता है तो उसके लिए ईसीजी होता है, उसके बाद दोस्तों होता है एक्सरे होता है, और उससे ऊपर जाइएगा तो साथियों सीटी स्कैन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ही है यहाँ पे निदान में दोस्तों चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, ब्लड कल्चर मतलब जो ब्लड कल्चर होता है उसका टेस्ट किया जाएगा, WBC की काउंट दोस्तों किया जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि WBC जब तक हमारे शरीर में दोस्तों है तब तक वो क्या करेगा, बीमारियों से लड़ता है। इसीलिए दोस्तों इसको इम्यूनिटी भी कहा जाता है। WBC काउंट कम हो जाएगा तो संक्रमण फैलने लगता है। उसके बाद दोस्तों होता है कि ब्रोंकोस्कोपी, जो दोस्तों ब्रोंकोस्कोपी होता है उसका उपयोग किया जाएगा, और स्पटम परीक्षण, दोस्तों जो स्पुटम परीक्षा एग्जामिनेशन होता है वो किया जाता है निमोनिया में। तो दोस्तों आप लोग समझ जाइए कि किसी को अगर डॉक्टर स्पुटम जांच लिखे हैं तो उसको कहीं ना कहीं फेफड़ा से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगा या तो निमोनिया होगा। उसके बाद दोस्तों है ब्रोंकोस्कोपी होता है, इसमें WBC का काउंट होता है, ब्लड कल्चर टेस्ट होता है और चेस्ट एक्सरे होता है। इतना सारा निदान डायग्नोसिस लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें निमोनिया में होता है। अब दोस्तों हम इसका निदान कर लिए तो दोस्तों अब इसका हम चलेंगे इलाज की तरफ। इलाज में दोस्तों हम इसको 2 तरीका से इलाज करेंगे। एक तो दोस्तों चिकित्सक इसको, डॉक्टर अपने तरीका से इलाज करेंगे और नर्स इसको देख रेख अपने तरीका से करेगी। तो मेडिकल में हम लोग चलेंगे तो डॉक्टर वहाँ पे होगा तो उसको हम लोग कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो दोस्तों डायग्नोसिस के बाद जो मैनेजमेंट होगा, जो देख रेख होगा, उसमें डॉक्टर क्या करेंगे, तो पहला है साथियों एंटीबायोटिक थेरेपी, मतलब दोस्तों कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के आधार पर दी जाती है, जैसे पेनिसिलिन आदि। दोस्तों इस पे डॉक्टर क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, क्योंकि संक्रमण होता है फेफड़ा में। तो दोस्तों जब संक्रमण होता है तो जानते हैं हम लोग कि वहाँ पे एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो ही दोस्तों जो है एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है, जैसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के आधार पर, मतलब कितना गहरा बीमारी है उसके आधार पर जो है ये दिया जाता है। और एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आदि दे सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सेडेटिव कफ, मतलब दोस्तों जो सेडेटिव दवा ग्रुप है उसके दोस्तों दवा दिया जाएगा कफ एक्सपेक्टोरेंट्स का। तो ये हो गया सेडेटिव कफ एक्सपेक्टोरेंट्स का। तीसरा है दोस्तों रोगी को दोस्तों जो रोगी के ब्रोंकडिलेटर्स भी दिए जा सकते हैं। दोस्तों रोगी को ब्रोंकोडिलेटर्स भी दिया जा सकता है। चौथा है दोस्तों रोगी को इंडोट्रेहल इंटाबुटेशन भी दिया जा सकता है। दोस्तों रोगी को जो है इंडोट्रेकियल इंटूबेशन भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा रोगी को जो दोस्तों है ब्रोंकोडिलेटर्स भी दिए जा सकते हैं और रोगी को इंडोट्रेकियल इनब्यूटेशन भी दिया जा सकता है।
तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद रोगी को सीडेटिव कफ एक्सपेक्टोरेंट्स भी दिया जा सकता है, एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये जो दोनों कठिन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि रोगी को ब्रोंकोडिलेटर्स भी दिया जा सकता है और रोगी को एंडोट्रेकियल इंटूबेशन भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गया। रोगी को O2 थेरेपी, जिसको ऑक्सीजन थेरेपी भी बोलते हैं, वो भी दिया जाएगा। छठा है आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीमेटिक दवाइयाँ दिया जाएगा। दोस्तों आवश्यकता अनुसार इसमें सभी प्रकार के दवाई जैसे एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीमेटिक, मतलब लगभग इसमें सभी प्रकार के दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें हो गया जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों है कि अब नर्सिंग किस प्रकार से देखरेख करेगी इस प्रकार के पेशेंट को, तो हम लोग चलिए देखते हैं। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि बताइए कि मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो दो प्रकार का प्रबंधन होगा, पहला डॉक्टर और सेकेंड में नर्सिंग अपने तरीक़े से क्या करेगी। तो बालक का SpO2 स्तर नियमित रूप से चेक एवं नोट किया जाना चाहिए। दोस्तों जो शिशु होगा, जो बालक होगा, उसका नियमित तौर पे क्या होगा, नियमित तौर पे उसका जो है SpO2 का स्तर चेक किया जाएगा। रोगी को ET ट्यूब लगे रहने पर उसका नियमित सक्शन करना चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसका दोस्तों अगर वहाँ पे ET ट्यूब लगा है तो नियमित तौर पे उसका सक्शन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है कि बालक के जैविक चिन्ह निरंतर मापे, मतलब बालक का विटल साइन जो है उसको हमेशा नापते रहे। विटल साइन में क्या क्या होता है, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड, ये सारी चीज़ें, BP, ये सब चेक करते रहे। चौथा है बालक का इनटेक आउटपुट चार्ट लेते रहे। दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं तो ये बालक का इनटेक और आउटपुट चार्ट लेते रहे, ये चीज़ हो गया। पांचवा है व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, विशेषकर मुंह की देखभाल करें, होठों पर वैसलीन आदि अस्तिन गंध का उपयोग करें। तो दोस्तों जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखे रहें और साथ में मुंह की देखभाल करें, होठों पर वैसलीन आदि निरंतर असनी गंध का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है साथियों कि मुँह सूखता है, इसमें तो ऑक्सीजन की कमी होता है, मुँह सूखेगा तो उसमें दोस्तों वैसलीन लगाने से होता क्या है कि ओठ में नमी रहता है, ओठ सॉफ्ट रहता है। छठा है कि डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर दे, ये डॉक्टर नर्स अपने तरीक़ा से करेगी। सातवां है बालक को विटामिन C, प्रोटीन या पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन पर्याप्त करें। दोस्तों जो बालक होगा उसको विटामिन C का और प्रोटीन युक्त पर्याप्त जो है कैलोरी युक्त भोजन प्रदान किया जाएगा। आठवां है बुखार को कम करने के लिए ठंडे पानी का पटिया रखी चाहिए व ज्वरनाशक औषधि देनी चाहिए। दोस्तों अगर बालक को बुखार लगता है तो ठंडे पानी में पट्टी भिगो कर रखना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर कम किया जा सके, और ज्वरनाशी मतलब बुखार को ख़त्म करने वाला, दूर करने वाला दवाइयाँ देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि नर्स अपने तरीक़ा से कर सकती है। क्या क्या कर सकती है कि बालक के SpO2 लेवल चेक करती रहेगी नियमित रूप से। दूसरा है कि रोगी के ET ट्यूब लगा है तो उसका सक्शनिंग नियमित तौर पे होना चाहिए। बालक के जैविक चिन्ह का हमेशा चेक करते रहना चाहिए। बालक के इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बालक इसलिए लिखा है क्योंकि ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे बालक लिखा है क्योंकि हम लोग बालक के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका दोस्तों है व्यक्ति के जो है वो व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और होठों पर वैसलीन आदि गेंद का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाई देना चाहिए। बालक को कैलोरी युक्त, प्रोटीन युक्त और विटामिन C युक्त भोजन प्रदान करना चाहिए। बुखार अगर है तो बुखार को कम करने के लिए ठंडे पानी में पटिया भिगो कर रखनी चाहिए और औषधि प्रदान करना चाहिए, ज्वरनाशी औषधि। तो दोस्तों ये हम यहाँ पे बहुत अच्छा से देख लिए हैं निमोनिया क्या है, कारण, लक्षण, और यहाँ पे दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों देख लिए हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से लिख दीजिएगा, और अगर सीधा पूछेगा बड़ा क्वेश्चन में तो आप इस प्रकार से टोटल लिख दीजिएगा तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। तो आपको चलिए मैं ले चलता हूँ। हेलो फ्रेंड, तो मैं बता दूं अब ये जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है दोस्तों साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानसिक रोगी की देखभाल में वैधानिक उत्तरदायित्व को समझाए। वैधानिक मतलब दोस्तों होता है कि यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी को कि वैधानिक मतलब होता है कि लीगल, कानूनी। तो वही दोस्तों है कि मानसिक रोगी की देखभाल में कानूनी उत्तरदायित्व को समझाइए, मतलब कानूनी रूप से कैसे महत्वपूर्ण है उसको समझाना है। या दोस्तों इसी क्वेश्चन को आपको जो है अलग तरीक़ा से पूछ देगा कि साइकेट्री अस्पताल में काम करने वाली नर्स को कानूनी रूप से कैसे जिम्मेदारियाँ निभाना चाहिए, इस तरीक़ा से भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप समझेंगे कि यहाँ पे नर्स नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों अपना दिमाग यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मानसिक रोगी तो है ही ना, तो वहाँ पे साइकेट्री अस्पताल दे देगा। तो साइकेट्री अस्पताल में कौन जाएगा, मानसिक रोगी ही जाएगा, अच्छा रोगी तो जाएगा नहीं वहाँ पे। तो वही कहता है मानसिक रोगी को दोस्तों देखभाल में जो भी कानूनी उत्तरदायित्व है नर्स कैसे दोस्तों उसको निभाएगी, इसी चीज़ को हमको लिखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं।
साथियों जो उत्तर होगा देखिए यहाँ पे लिखा है कि मनोरोगी को देखभाल की कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या है। तो दोस्तों जो अस्पताल में जो नर्स है वो साइकेट्री अस्पताल में जो नर्स है वो कानूनी रूप से कैसे जिम्मेदारी लेगी मनोरोगी को देखने के लिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटली इल पेशेंट। तो दोस्तों जो मानसिक रोगी की अस्पताल में भर्ती करने के पश्चात यह स्वास्थ्य दल का दायित्व है कि रोगी के अधिकारों की रक्षा की जाए। दोस्तों जो लीगल एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नर्स निभाएगी, उनका सबसे पहला चीज़ होता है कि मानसिक रोगी को जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जो स्वास्थ्य दल है, मतलब जो स्वास्थ्य में काम करने वाला वहाँ पे जो कर्मचारी है, उसका ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि रोगी के अधिकारों का दोस्तों यहाँ पे रक्षा किया जाए। अब अधिकार क्या है तो चलिए हम लोग देखते हैं। रोगी का उपचार सही व पूर्णतः किया जाए। स्वास्थ्य दल में रोगी के सीधे संपर्क में अधिकांशतः नर्स रहती है, अतः नर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि रोगी में उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों जो कानूनी दायित्व है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कानून सबके लिए समान होता है और सबको अधिकार और सबको स्वतंत्रता देता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये जिम्मेदारी है साइकेट्री अस्पताल में नर्स का कि जो भी मानसिक रोगी अगर हॉस्पिटल में भर्ती होती है तो वहाँ पर दोस्तों उसका स्वास्थ्य दल जो रहते हैं, जो भी स्वास्थ्य में काम करने वाले हैं, जैसे दोस्तों ज़्यादातर स्थिति में जो स्वास्थ्य में रोगी से सबसे ज़्यादा जो लगाव और जुड़ाव रहता है वो दोस्तों पेशेंट और नर्स को ही रहता है। क्योंकि देखते होइएगा डॉक्टर तो अपना आके ट्रीटमेंट करके चला जाता है, लेकिन हमेशा साथ कौन रहता है? नर्स ही रहती है हमेशा साथ में रोगी के। तो वही कहता है कि स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा लगाव किसको रहता है? नर्स को रोगी से ही रहता है। तो वही चीज़ें हैं। तो उस स्थिति में उसको अधिकारों का क्या किया जाए? ख्याल रखा जाए और उसको उच्च से उच्च देखभाल और उच्च से उच्च सुविधा देने का पूर्णतः दोस्तों वहाँ पे उसका उपलब्ध कराया जाए। हर एक चीज़ उपचार अच्छा किया जाए, यही चीज़ें यहाँ पे कानूनी रूप से होता है। तो ये चीज़ें हैं, इसका बेसिक चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि मानसिक रोगी के उपचार में कुछ कानूनी जिम्मेदारियाँ हैं जो निम्न है। दोस्तों अगर नर्स जो है क्या करेगी कानूनी रूप से, क्या है उसका कानूनी जिम्मेदार, ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें है दोस्तों, ये है नंबर 1 में कि उच्च स्तरीय देखभाल। दोस्तों जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए नर्स को कि वह उच्च स्टैंडर्ड उसका जो है वो केयर करने का जो स्टैंडर्ड हो वो हाई हो। तो वही कहता है उच्च स्तरीय देखभाल। मतलब दोस्तों रोगी की आवश्यकता अनुसार वह अस्पताल की नीतियों को ध्यान में रखते हुए नर्स द्वारा उच्च स्तर की देखभाल रोगी को उपलब्ध करवानी चाहिए। दोस्तों उच्च स्तरीय देखभाल में ये होता है स्टैंडर्ड केयर में कि रोगी के आवश्यकता, मतलब रोगी को जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार, साथ ही दोस्तों अस्पताल का सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना नीति होता है, उस नीति के तहत वो अपने कर्मचारियों से काम करवाता है। तो वही कहता है कि रोगी के आवश्यकता अनुसार और अस्पताल का जो भी नीति जो भी कानून है उसको दोस्तों ध्यान में रखते हुए नर्स को ये चाहिए कि पेशेंट को उच्च से उच्च स्तर प्रदान करे रोगी को देखभाल में। तो ये चीज़ें हो गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उच्च स्तरीय देखभाल, जो कि कानूनी रूप से दोस्तों क्या है, एक जिम्मेदारी ही है। दूसरा है साथियों रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना। दोस्तों नॉलेज अबाउट पेशेंट राइट। अब दोस्तों यहाँ पे नर्स को चाहिए कि रोगी के लिए क्या क्या अधिकार है उसको जानकारी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट वही है कि रोगी के अधिकारों को जानकारी लेना, यानी रोगी के अधिकारों को जानना। तो रोगी को देखभाल से पहले रोगी के अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे नर्स द्वारा रोगी के अधिकारों का हनन ना हो व कानूनी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना। अब इसमें होगा ये कि जो रोगी है, रोगी के देखभाल से पहले ये चीज़ को जान लेना चाहिए नर्स को कि जो रोगी का अधिकार क्या चीज़ है, उसका अधिकार कौन कौन से चीज़ें हैं जो दोस्तों अगर हमसे नहीं हो पाता है, हमसे चूक होता है तो रोगी चाह लेगा तो दोस्तों कानूनी रूप से वो अधिकार ले लेगा और हमें कानूनी का सामना करना पड़ेगा। तो नर्स को ये ध्यान रखना चाहिए ट्रीटमेंट से पहले कि जो रोगी है उसका क्या क्या दोस्तों अधिकार है, क्या क्या उसका आवश्यक अधिकार है, उसका जानकारी ले लेना चाहिए ताकि वो दोस्तों कानूनी का सामना, उसको कानून का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों अगर पेशेंट आगे बढ़ जाएगा, आगे चला जाएगा कानूनी प्रक्रिया में, तो नर्स को फेस करना पड़ेगा उसको जो भी दिक्कतें होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा कहता है कि रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना। दोस्तों नर्स का ये जिम्मेदारी बनता है, एक कानूनी रूप से जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रोगी के जो भी दोस्तों उसके संबंधी है या दोस्तों उसके जो भी घर के हैं या रोगी खुद से सहमति पत्र लेना चाहिए। तो दोस्तों वही है इन्फॉर्मेशन कॉन्सेस्ट इन टेकन बाय पेशेंट और हिज रिलेटिव। इसका मतलब होता है कि मानसिक रोगी के उपचार के दौरान कई उपचार विधियां प्रयोग में लेनी पड़ती है जिनके कुछ दुष्परिणाम व हानियां भी हो सकती है। अतः रोगी को उससे संबंधी उपचार को परिणाम, दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट व कानूनी पहलू की जानकारी प्रदान करने के पश्चात सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेने चाहिए, जिससे कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों
तीसरा जो पॉइंट है कि रोगी या उसके जो संबंधी है या जो उसके घर वाले होंगे उससे सहमति पत्र पर उनका साइन या दोस्तों जो भी हस्ताक्षर है वो करवा लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि दोस्तों जो मानसिक रोगी होता है उनको इलाज में तरह तरह के दोस्तों तरीके अपनाया जाता है, अलग अलग विधियाँ प्रयोग किया जाता है। तो हो सकता है दोस्तों कुछ ऐसे विधि है या कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जिसके दोस्तों लगाने से हो सकता है पेशेंट को दुष्परिणाम हो जाए, मतलब पेशेंट डी कर जाए। डी का मतलब समझते ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों डी फॉर क्या होता है समझते हैं, मतलब दुष्परिणाम हो जाए, मतलब लॉस हो जाए पेशेंट। तो उस अवस्था में पेशेंट जो है दोस्तों उसके जो भी रिलेटिव होंगे वो क्या करेंगे, आप पे दोस्तों एक्शन ले सकते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए दोस्तों नर्स को चाहिए कि ट्रीटमेंट से पहले रोगी और रोगी के रिलेटिव को बीमारी के बारे में हर एक चीज़ जानकारी दे दे और इलाज के बारे में भी जानकारी दे दे कि हम ये उपचार करने जा रहे हैं, पेशेंट को ये ज़रूरत है, लेकिन अगर इसका कुछ दुष्परिणाम होता है, साइड इफेक्ट होता है इसके करने से, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इस पर आप सिग्नेचर कीजिए और हर एक चीज़ कीजिए, वो पेशेंट के साथ और उनके रिलेटिव के साथ बात करके सहमति पत्र पर हस्ताक्षर साइन करा के वो अपने पास रखेगी। जिससे होगा क्या कि कानूनी रूप से उससे सुरक्षा मिलेगा और कानूनी प्रक्रिया होता भी है तो उसको दोस्तों वो सहमति पत्र दिखाने से उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें होता है जो कि तीसरा था रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र ले लेना। दूसरा था रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना या उच्च स्तरीय देखभाल। तो ये 3 देख लिए। अब हम लोग चलते हैं 4 की तरफ। दोस्तों 4 नंबर में है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखना। दोस्तों जो मेंटली कॉन्फिडेंशियल ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब दोस्तों रोगी के संबंधी जो भी जानकारी होगा उसको दोस्तों सीक्रेट रखना, गुप्त रखना। नर्स द्वारा इतिहास संग्रह करना, उपचार निदान विभिन्न विधियों से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सार्वजनिक होने से रोगी को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः नर्स द्वारा रोगी की जानकारी गुप्त रखना नर्स का नैतिक कर्तव्य बनता है। दोस्तों कानूनी रूप से जो चौथा पॉइंट है कि रोगी के जो भी जानकारी होगा दोस्तों उसको गुप्त रखना ये नर्स का जिम्मेदारी बनता है कानूनी रूप से। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, बहुत स्थिति में नर्स के पास तो दोस्तों जो पेशेंट होता है उसका हर एक डाटा होता है, हर एक चीज़ होता है उसके पास में। तो दोस्तों उस चीज़ से होता यह है कि अगर आप सार्वजनिक करेंगे, किसी को बताएंगे रोगी का इतिहास, तो हो सकता है उसको पारिवारिक या रोगी के पारिवारिक या सामाजिक या दोस्तों इकोनॉमिकल कंडीशन पे बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए नर्स को दोस्तों चाहिए कि वो जो भी पेशेंट है, जो भी साइकेट्री पेशेंट है, उसका दोस्तों डिटेल दूसरे के साथ में साझा नहीं करना चाहिए, यानी सीक्रेट रखना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि नैतिक जिम्मेदारियाँ, लीगल ड्यूटी। दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि लीगल ड्यूटी भी है पेशेंट का। तो लीगल ड्यूटी क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। साथियों यहाँ पे 5वां है लीगल ड्यूटी। किसी समय यदि नर्स को मनोरोगी के कार्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस कार्य से वह स्वयं या दूसरों को हानि पहुंचा सकता है तो नर्स द्वारा मनोरोगी को रोका जाना चाहिए। यह नर्स का नैतिक दायित्व है। दोस्तों नैतिक दायित्व का मतलब होता है लीगल ड्यूटी। मतलब समझिए कि अगर साइकेट्री पेशेंट, मनोरोगी पेशेंट अगर अस्पताल में है और उस स्थिति में दोस्तों अगर वो पेशेंट अपने या किसी खुद के अगल बगल के पेशेंट को अगर वो नुकसान पहुँचा सकता है तो उस स्थिति में चाहिए कि जो भी नर्स है दोस्तों उसको उसे रोकना चाहिए। और दोस्तों ये उसका नैतिक कर्तव्य बनता है, ना कि दोस्तों उसे डर के उसको छोड़ देना चाहिए और वो खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो उसे पहुंचाने देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नर्स को इसी सब चीज़ के लिए रखा ही जाता है कि पेशेंट को देख रेख करे और कुछ गलत करे तो उसे मना करना चाहिए। तो ये चीज़ है, नैतिक कर्तव्य है उसका। 6ठा है दोस्तों माल प्रैक्टिस को नकारना, अवॉइड माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस होता क्या है इसको चलिए देखते हैं। नर्स की लापरवाही या अज्ञानता के कारण देखभाल व उपचार के समय रोगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचना माल प्रैक्टिस कहलाता है। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानी से काम करनी चाहिए। दोस्तों माल प्रैक्टिस को नकारना, अवॉइड माल प्रैक्टिस, मतलब ये होता है कि नर्स की दोस्तों लापरवाही या अज्ञानता, मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज है, उसके कारण दोस्तों देखभाल में क्या होगा, उपचार में अगर रोगी को किसी तरीका का नुकसान पहुँचता है तो उसे हम लोग माल प्रैक्टिस करते हैं, माल प्रैक्टिस कहते हैं। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानी से काम करना चाहिए। तो यही होता है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस से होता है कि नर्स के द्वारा जो भी काम किया गया है तो दोस्तों नर्स के लापरवाही या अज्ञानता के कारण अगर रोगी को कोई साइड इफेक्ट हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा है तो उसको दोस्तों हम लोग माल प्रैक्टिस कहते हैं। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये 6ठा हो गया दोस्तों माल प्रैक्टिस को नकारना, अवॉइड माल प्रैक्टिस। 7वां है दोस्तों रिकॉर्ड व रिपोर्ट बनाना। 7वां क्या है कि रिकॉर्ड व रिपोर्ट बनाना, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। साथियों नर्स द्वारा रोगी को भर्ती होने से लेकर निदान, उपचार, सहमति पत्र, अन्य रिकॉर्ड संपूर्ण सुरक्षित रखे जाने चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय में सबूत के रूप में काम में लिया जा सकता है। अब दोस्तों होता क्या है कि आप लोग देखते होइएगा बहुत सारे ऐसे साइकेट्री पेशेंट होता है, बहुत सारे ऐसे पागलपन पेशेंट होता है जो किसी को दोस्तों सर फोड़कर या किसी को हानि पहुँचा के वो क्या होता है बेचैनी में ये सब करके वो पेशेंट अस्पताल में आया रहता है। तो अस्पताल में वो जब आया रहता है साथियों
तो होता क्या है कि उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो न्यायालय जो कोर्ट होता है उसको अपने समक्ष मांगता है कि भाई ये सच में पागल ही था या खुद से किया है। तो ये सारे चीज़ों को जानने के लिए न्यायालय अपने पास मांगते हैं। तो यही है कि रिपोर्ट को रिकॉर्ड और रिपोर्ट को बनाना, ताकि होगा क्या कि नर्स द्वारा रोगी को भर्ती होने से लेकर उसके निदान, उपचार और उसके सहमति पत्र और रिकॉर्ड के संपूर्ण चीज़ें सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय के समक्ष या कानून को सहायता देने के लिए इसे जमा किया जा सकता है। तो ये हो गया रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाना। अब दोस्तों टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट था जो कि लीगल रूप से था। अब 8वां पॉइंट क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये दोस्तों संभवतः आखिरी है, अस्पताल के नियमों का पालन करना। दोस्तों ये लीगल रूप से ये भी जरूरी है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में, जिस भी साइकेट्री अस्पताल में, वहाँ पे नियमों का पालन करके ही काम को करना चाहिए। ये नर्स का दायित्व है। तो क्या है, नर्स को अस्पताल के कानूनी नियमों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों अस्पताल का क्या नियम कानून है एक साइकेट्री हॉस्पिटल का, ये नर्स को दोस्तों पता होना चाहिए। दूसरा है कि नर्स द्वारा रोगी को, उसके संबंधियों को रोगी भर्ती करते समय, निदान, उपचार, डिस्चार्ज करते समय विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों एक नर्स को चाहिए कि रोगी के संबंधियों को रोगी को भर्ती करने से लेकर और रोगी के डिस्चार्ज करने तक दोस्तों उसके संपूर्ण पहलुओं को और कानूनी रूप से वो जानकारी देना चाहिए पेशेंट या उसके संबंधी को। ये हो गया। उसके बाद है रोगी द्वारा अस्पताल व चिकित्सक दल के प्रति मुकदमा करने पर नर्स द्वारा विभिन्न साक्ष्य सुरक्षा ली जा सकती है, अतः नर्स को उचित समय पर अपना बचाव कर सकती है। दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम के कारण रोगी या उसके संबंधी क्या करते हैं, अस्पताल व चिकित्सा दल में किसी के प्रति केस कर देते हैं कि हमारा पेशेंट गड़बड़ हो गया, हमारा पेशेंट के साथ लापरवाही हुआ है। तो इस स्थिति में अगर केस होता है तो नर्स का दोस्तों ये जिम्मेदारी होता है कि उसे संपूर्ण डाटा रखना पड़ता है साक्ष्य के तौर पर, और वो दोस्तों आगे उसके अपने बचाव के लिए या दूसरे स्टाफ के बचाव के लिए उसे वो प्रस्तुत कर सकती है। तो दोस्तों यही होता है अस्पताल के नियम जो कि एक चलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए साथियों कि यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि अस्पताल में जो ये दोस्तों कानूनी रूप से 8 नियम है। क्या क्या नियम है चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पे देखिए उच्च स्तरीय देखभाल, स्टैंडर्ड केयर। दूसरा है रोगी के अधिकारों को जानकारी लेना। तीसरा है रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना, ये चीज़ हो गया। चौथा है रोगी के संबंधी जो भी जानकारी है उसको गुप्त रखना। पाँचवा है नैतिक जिम्मेदारी दोस्तों है, पाँचवा क्या है नैतिक जिम्मेदारी। छठा क्या है माल प्रैक्टिस को नकारना। सातवां क्या है रिकॉर्ड व रिपोर्ट बनाना। आठवां है अस्पताल के नियमों को पालन करना। तो दोस्तों जो नियम कानून जो लीगल रूप से आपको नज़र में आता है उसको आप लोग लिख कर और उसमें दोस्तों अपना पॉइंट, अपना विचार लिख सकते हैं, जो कि दोस्तों लगभग 8 पॉइंट में लिख दिया गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एनीमिया के दोस्तों 4 खास कारण क्या है, उनमें से 3 खास कारण का दोस्तों डॉक्टरी रूप से इलाज बताए। तो दोस्तों यहाँ पे वो चीज़ पूछा गया था एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे टोटल क्या है कि रक्ताल्पता जिसको हम लोग दोस्तों एनीमिया कहते हैं, रक्ताल्पता जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, उसको दोस्तों प्रकार और कारण समझाए। ये हो गया। लौह अल्पता जिसको हम लोग एनीमिया क्या है, लौह अल्पता या एनीमिया क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, नर्सिंग प्रबंध। मतलब यहाँ पे हम एनीमिया के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे, उसका दोस्तों क्यों होता है, कारण, लक्षण, निदान, उपचार एवं नर्सिंग प्रबंध सभी चीज़ जानेंगे। तो आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं इसको। दोस्तों जो एनीमिया होता है, एनीमिया जो होता है, एनीमिया एक असमान स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाती है। दोस्तों जो एनीमिया है, एनीमिया क्या है, एक असमान स्थिति है शरीर में, जिसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में रक्त का जो ऑक्सीजन का वहन क्षमता है, जो रक्त में ऑक्सीजन बहता है साथियों, उसका दोस्तों क्षमता क्या होता है, घट जाता है। तो यही दोस्तों क्या होता है, एनीमिया होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन घट जाता है वहन में, तो घटने उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जिसमें शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त में हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है, वह शरीर में ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों एनीमिया ये होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें होता यह है कि जो ब्लड में वहन होता है उसमें ऑक्सीजन का वहन कम हो जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन कम हो जाता है ब्लड में, जिसमें दोस्तों घट जाती है, जिसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में जो प्रवाहित होने वाला रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन की सामान्य से कम हो जाता है मात्रा। और दोस्तों जो कम हो जाएगा तो इस स्थिति में जो शरीर में ऊतक है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, एनीमिया हम लोग जान गए। अब दोस्तों एनीमिया के हमसे खास कारण पूछ सकता है, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रकार क्या होगा। तो एनीमिया के दोस्तों यहाँ पे प्रकार जो है उनके कारणों के आधार पर निम्न है, मतलब ये कौन कौन से कारण से किस किस प्रकार का एनीमिया हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वही लिखा है एनीमिया के प्रकार में, एनीमिया के प्रकार उनके कारणों के आधार पर निम्न है, मतलब उसके कौन कौन से कारण से कौन कौन से एनीमिया होगा, किस प्रकार का, वो अलग अलग है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है साथियों
पहला है कि लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया। दोस्तों लौह तत्व जो है हमारे शरीर में, उसके कमी के कारण भी क्या होगा, एनीमिया होगा। अगर ब्लड में दोस्तों लौह तत्व की कमी हो जाएगा उस स्थिति में भी एनीमिया होगा। ये हो गया। दूसरा है दोस्तों मेगालोबाल्टिस एनीमिया या फॉलिक अम्ल की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। पहला क्या है, लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया। दूसरा क्या है दोस्तों कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दोस्तों जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, मतलब दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या फॉलिक अम्ल की कमी के कारण जो एनीमिया होगा वो दोस्तों होगा। दूसरा होगा दोस्तों घात एनीमिया। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। पांचवा है दोस्तों एप्लास्टिक एनीमिया। चौथा है दोस्तों थैलेसेमिक एनीमिया। सातवां है दोस्तों हीमोलाइटिक एनीमिया। तो आपको याद रखना है कि एनीमिया दोस्तों उसके कारण के आधार पे अलग अलग होगा। कौन कौन से होगा, पहला तो दोस्तों है लौह की कमी से जो एनीमिया होता है वो तो नॉर्मल होता है, सब जानते हैं। दूसरा है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, या दोस्तों फॉलिक अम्ल के कारण जो एनीमिया होता है वो होता है। तीसरा है दोस्तों घात एनीमिया होगा। चौथा है सिकल सेल एनीमिया होगा। पांचवा है एप्लास्टिक एनीमिया होगा। छठा है थैलेसेमिक एनीमिया होगा। सातवां है हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसेमिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, घातक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फॉलिक अम्ल की कमी के कारण एनीमिया, लौह तत्व के कमी के कारण एनीमिया। तो ये 7 प्रकार में दोस्तों अगर आप 4-5 भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको याद रखना क्या, सिकल सेल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसेमिक एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया और घातक एनीमिया, और वो दोनों तो याद ही रहेगा। तो ये हो गया इसके प्रकार। अब दोस्तों हम लोग चलिए कारण देखते हैं। तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि एनीमिया के खास 4 कारण क्या है और एनीमिया के किसी खास 3 कारण के चिकित्सीय उपचार लिखे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम बताते हैं कि कारण में आप लोग कैसे लिखेंगे। तो साथियों एनीमिया के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण, तो दोस्तों शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त निकालना। दोस्तों शरीर से अगर आपके अत्यधिक मात्रा में रक्त निकल जाएगा उस स्थिति में आपके शरीर में रक्ताल्पता हो जाएगा, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो ही कहता है शरीर में अत्यधिक मात्रा में रक्त निकल जाना। आहार नाल में कृमि या परजीवी संक्रमण। दोस्तों जो आहार नाल है उसमें कृमि, जिसको हम लोग दोस्तों वर्म और परजीवी मतलब पैरासाइट बोलते हैं, उसका संक्रमण आहार नाल में हो जाएगा तो हो सकता है। कुपोषण। दोस्तों 3 खास कारण में आप लोग क्या लिखेंगे, कुपोषण लिखेंगे, एक लिखेंगे गर्भावस्था में, एक लिखेंगे गंभीर संक्रमण में, और दोस्तों एक लिखेंगे अनुवांशिक विकार। ये 4 जो दोस्तों आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा वो क्वेश्चन रिपीट कर देगा कि एनीमिया के किसी 4 खास कारण लिखे। तो 4 कारण क्या लिख देंगे कि गंभीर संक्रमण कारण होगा, गर्भावस्था कारण होगा, कुपोषण कारण होगा, या और एक लिख सकते हैं कि शरीर से अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकलना। ये 4 कारण लिख देंगे। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, ये 4 कारण के अलावा आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन के अनुसार मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 कारण ये हो गया। अब पूछा जाएगा कि किसी 3 खास कारण के डॉक्टरीय उपचार लिखे। तो उपचार दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे कि उपचार में आपको क्या क्या लिखना है। फिलहाल जानिए दोस्तों कि कारण एनीमिया का क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपसे सीधा पूछ दिया कि एनीमिया क्या है, कारण लक्षण सब लिखे, तो इस प्रकार से आपको टोटल लिख देना है। तब दोस्तों आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्त्रियों में मासिक धर्म के कारण हो सकता है, अत्यधिक रक्त निकल जाए तो हो सकता है, आहार नाल में कृमि या परजीवी संक्रमण, कुपोषण, भोजन में विटामिन B2 की कमी जिसके कारण कोबाल्ट का कमी होता है तो होगा। गर्भावस्था। दोस्तों गर्भावस्था में अनेक बीमारी संक्रमण होता है, उस कारण से भी एनीमिया होगा, रक्त में कमी। गंभीर संक्रमण दोस्तों हो सकता है, अस्थि मज्जा में कार्य कम होना। दोस्तों अस्थि मज्जा का कार्य करना कम हो जाएगा, उस अवस्था में रेड ब्लड सेल नहीं बन पाएगा तो रक्त का कमी होगा। अगला है दोस्तों अनुवांशिक विकार। दोस्तों अनुवांशिक विकार मतलब जीनेटिक्स कारण दोस्तों हो सकता है। उसका दोस्तों है अनुवांशिक विकार हो गया। उसके बाद है भोजन में लौह एवं फॉलिक अम्ल की कमी। दोस्तों भोजन तो आप ले रहे हैं लेकिन लौह और फॉलिक अम्ल की कमी लेंगे तो उसका कारण भी एनीमिया हो सकता है। तो हम लोग क्या देख लिए, पहला देख लिए शरीर से अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकलना। दूसरा है प्रेगनेंसी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना। उसके बाद है प्रेगनेंसी मतलब गर्भ अवस्था, गंभीर संक्रमण, अनुवांशिक विकार, भोजन में लौह या फॉलिक अम्ल की कमी, भोजन में विटामिन B2 की कमी, कुपोषण, गंभीर संक्रमण, अस्थि मज्जा में दोस्तों अस्थि मज्जा का कार्य करना सही से नहीं। तो ये सारे चीज़ें जो कि कारण है किसका, एनीमिया का। तो हम लोग देख लिए। अब दोस्तों आपसे पूछ देगा कि लौह की कमी के कारण एनीमिया। तो दोस्तों शरीर में रक्त निर्माण के समय लौह Fe जो होता है साथियों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से, हेमोग्लोबिन का पर्याप्त निर्माण नहीं होने से रक्त का ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाता है। इस स्थिति को ही आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। दोस्तों जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है उसमें होता क्या है कि शरीर में जो रक्त निर्माण होता है, रक्त के निर्माण के समय जो लौह होता है दोस्तों वो पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में दोस्तों नहीं हो पाएगा रक्त में, और हीमोग्लोबिन दोस्तों अगर पर्याप्त मात्रा में रक्त में नहीं है तो ऑक्सीजन दोस्तों भी नहीं रह पाएगा, और ऑक्सीजन का क्षमता दोस्तों अगर रक्त में कम हो जाएगा तो उस स्थिति में जो दोस्तों एनीमिया होगा वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। क्योंकि सबका जड़ यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, रक्त में ऑक्सीजन नहीं है तो एनीमिया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं लौह की कमी के कारण। तो ये हो गया।
अब दोस्तों लक्षण हम लोग देखते हैं कि एनीमिया में क्या क्या दोस्तों सिम्टम्स दिखाएगा, क्या क्या लक्षण या सिम्टम या साइन जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों भूख नहीं लगेगा, एनीमिया में कमजोरी होगा, शीघ्र थकान होने लगेगा, हथेली और नाखून का जो रंगहीन है वो गुलाबी होने लगेगा, कम गुलाबी होगा। उसके बाद शरीर में पीलापन पड़ने लगेगा, बार बार संक्रमण होने लगेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाएगा। दोस्तों एनीमिया होने वाले पेशेंट का जो लक्षण होता है उसको दिखाई देगा कि भूख नहीं लगेगा, कमजोरी होगा, शीघ्र थकान होगा, हथेली और जो नाखून है, हथेली और जो नाखून है उसका रंगहीन यानी कम गुलाबी होना, शरीर में पीलापन होगा, बार बार संक्रमण होगा, हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि लक्षण दिखाई देगा। अब दोस्तों इसके उपचार निदान डायग्नोसिस की तरफ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों इसका जो डायग्नोसिस किया जाता है वो दोस्तों होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब दोस्तों जो ये हम लोग एनीमिया देख रहे हैं इसमें दोस्तों अलग अलग टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें बहुत तरीका के ब्लड चेक, हीमोग्लोबिन चेक होता है, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद है लक्षणों की उपस्थिति की जाँच। अगर लक्षण है दोस्तों जो हमने बताया ऊपर में लक्षण की भूख ना आना, कमजोरी, थकान, ये सब जो हमने बताया दोस्तों, इसमें से अगर कोई लक्षण दिखता है उसका जाँच किया जाएगा। उसके बाद है ब्लड इन्वेस्टिगेशन, मतलब ब्लड का चेक किया जाएगा जिससे पता लगाया जाएगा कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है। चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी और एस्पायरेशन, दोस्तों जो बोन मैरो है उसका बायोप्सी किया जाएगा। तो ये सारे निदान होता है जो कि दोस्तों एनीमिया में क्या आता है, कौन कौन से, फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है लक्ष्यों का दोस्तों, लक्षणों का उपस्थिति का जाँच किया जाएगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा और दोस्तों यहाँ पे बोन मैरो का बायोप्सी किया जाएगा। तो ये चीज़ें होता है जो कि निदान होता है एनीमिया में। अब हमसे दोस्तों इसका उपचार पूछेगा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि उपचार डॉक्टर 3 खास कारण से कैसे उपचार करेंगे वो लिखना था जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे उपचार में मैं बता दूं दोस्तों डॉक्टर क्या करते हैं। तो डॉक्टर दोस्तों अधिक एनीमिया में आयरन मेला जो दोस्तों है आयरन मालाब्सोर्प्शन की स्थिति में आयरन IM या IV दिया जाता है, जिसको तो डेक्स्ट्रान, आयरन सर्बिटॉल और दोस्तों सिट्रिक एसिड एंड कॉम्प्लेक्स ये सब दिया जाता है जो कि दोस्तों डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों गंभीर एनीमिया की स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ये भी डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो दोस्तों प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जैसे सिफैक्सिन, मेट्रिंडाजोल आदि। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो दोस्तों प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दिया जाता है जैसे सिफैक्सिन और दोस्तों मेट्रिंडाजोल, ये एनीमिया में दिया जाता है अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो। उसका दोस्तों यदि हुक बर्म इन्फेस्टेशन हो तो इसका उचित उपचार किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर हुक बर्म से इन्फेस्टेशन हो तो इसका उचित उपचार करना चाहिए। तो हम लोग उपचार में क्या देख लिए कि उपचार में देख लिए कि आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जैसे फेरस सल्फेट की टैबलेट। दोस्तों लौह से कमी वाले या एनीमिया वाले पेशेंट को दोस्तों क्या दिया जाता है, फेरस सल्फेट का गोली दिया जाता है जो आयरन सप्लीमेंट होता है। दूसरा है गर्भवती महिला को यह टैबलेट लगभग 100 दिन तक दिए जाने चाहिए। दोस्तों जो आयरन सल्फेट का टैबलेट है गर्भवती महिला को काफ़ी आयरन की कमी होता है जिसके कारण उसके अंदर रक्ताल्पता पाया जाता है। उस स्थिति में दोस्तों 100 दिनों तक लगातार जो है वो दोस्तों फेरस सल्फेट का टैबलेट देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा है अधिक एनीमिया में आयरन मेलाब्सॉर्प्शन की स्थिति में आयरन IM और या दोस्तों IV दिया जाता है इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेन के द्वारा। दोस्तों क्या है आयरन मेलाब्सॉर्प्शन दिया जाता है जिसमें होता क्या दोस्तों डेक्स्ट्रान, आयरन सर्बिटल, दोस्तों सिट्रिक एसिड और कॉम्प्लेक्स ये सब दिया जाता है IM और IV के थ्रू क्या होता है आयरन मेलाब्सॉर्प्शन। यह अत्यधिक दोस्तों एनीमिया में। चौथा है गंभीर एनीमिया जिसको दोस्तों सर्व एनीमिया की स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। दोस्तों अत्यधिक अगर गंभीर एनीमिया हो गया है तो उस स्थिति में दोस्तों इसको ब्लड चढ़ाया जाता है जिसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। पाँचवा है दोस्तों हम लोग देख लिया है कि इस प्रकार के अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो एनीमिया में तो उसको हम लोग दोस्तों एंटीबायोटिक प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देते हैं जिसको नाम है सेफेक्सिम और दोस्तों मेट्रिंडाजोल। और छठा है कि हुक बर्म इन्फेस्टेशन हो तो इस स्थिति में दोस्तों उपचार किया जाना चाहिए। तो ये हो गया इसका उपचार। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग प्रबंध। दोस्तों किसी भी चीज़ में हम लोग उपचार के बाद उसका नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ भी एनीमिया में भी हम लोग नर्सिंग प्रबंध देखते हैं। चलिए देखते हैं। रोगी को बैलेंस डाइट लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों रोगी को संतुलित आहार लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे नर्स। उसके बाद दोस्तों दूसरा है रोगी के भोजन में लौह तत्व वाले भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। दोस्तों ऐसा भोजन दिलवानी चाहिए या लेने के लिए कहना चाहिए जिसमें लौह तत्व अधिक हो जैसे पालक। तीसरा है दोस्तों रोगी को आरामदायक व शांत वातावरण प्रदान करना चाहिए। दोस्तों अगर एनीमिया वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए, आरामदायक और शांत वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों नर्सिंग के केयर में आप देखिएगा तो जो कुछ चीज़ें हैं जो अलग होता है, बाकी दोस्तों बहुत सारे चीज़ें जो देख रेख का होता है वो सभी इलाज में दोस्तों नर्सिंग केयर में जो होता है वो समान ही होता है। तो आप इस प्रकार से समझ के लिख सकते हैं।
ये हो गया। उसका दोस्तों चौथा है रोगी को व्यायाम अत्यधिक शारीरिक मेहनत वाले कार्य से बचाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ब्लड का कमी हो जाएगा, आयरन का कमी होगा, तो उसको तो पहले से ही उसका शरीर कमजोरी थकान महसूस करेगा ही। अगर अत्यधिक व्यायाम करा दीजिएगा और शारीरिक मेहनत करा दीजिएगा तो उसका और हालत ख़राब होने लगेगा। तो यही चीज़ें हैं। पाँचवा है रोगी के हीमोग्लोबिन स्तर की नियमित जाँच करनी चाहिए। जो रोगी है दोस्तों उसके हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसका नियमित जाँच करना चाहिए। छठा है रोगी के सभी जैविक चिन्हों को नियमित जाँच करना चाहिए दोस्तों। जो रोगी है उसके हमेशा जैविक चिन्हों का जांच करते रहना चाहिए, विटल साइंस का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं हम लोग कि नर्सिंग प्रबंध देख चुके हैं। इसमें आपको जो एनीमिया के लिए था वो कौन से इसमें पॉइंट था, तो एक बैलेंस डाइट लेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहला एक बैलेंस डाइट लेंगे जो कि एनीमिया के पेशेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे था कि रोगी को भोजन में लौह तत्व देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद है कि इसके दोस्तों हीमोग्लोबिन का स्तर इसमें जांच होगा जो कि इससे रिलेटेड है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जो कि इसमें एनीमिया से रिलेटेड है। बाद बाकी दोस्तों 3 पॉइंट है जो कि हर एक जो मरीज होता है, हर एक बीमारी होता है उसमें देख रेख में नर्सिंग इतना करती ही है। विटल साइन जांचना, आरामदायक स्थिति देना, वातावरण अच्छा रखना, व्यायाम, ये सारी चीज़ें हैं। व्यायाम करने या नहीं करने की स्थिति को बताना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे एनीमिया खत्म। अब चलते